Today we discuss properties of complex. Properties of complex. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स की अपन बात करें बेटा, उसके अंदर हम फर्स्ट एग्जांपल आपसे डिस्कस करने वाले हैं CO EDTA -1। ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है, पर्टिकुलर मैं इस कॉम्प्लेक्स की स्टडी करने जा रहा हूं, राइट। तो सबसे पहले अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं बेटा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, अपन इसको X कंसिडर कर लेते हैं। जिसकी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स के अंदर, आप उसको X कंसिडर कर लीजिए, राइट। EDTA, अपन EDTA की बात करें, NCS2 CS2N CS2 C डबल बॉन्ड O O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये आपके पास है इथाइलिन। CH2 CH2 को क्या बोलोगे बेटा? इथाइलिन। दो N है तो क्या लिखोगे? डायमीन। इथाइलिन डायमीन। 1 2 3 4 चार आपके पास एसीटेट आयन है, तो नेम हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, राइट। तो बेटा टोटल कितना चार्ज इस पे? -1 -1 -1 -1 1 2 3 4। तो बेटा ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू -1, x -4 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 प्लस 4, x इज इक्वल्स टू +3। तो आपके पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। कितना आया बेटा? +3 कोबाल्ट का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +3। तो बेटा अब इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर क्या होगी? ये तो अपने को पता चल गया कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 +3। और हमको पता है बेटा ये है EDTA -4 और ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसके अंदर टोटल 6 डोनर एटम हैं। 1 2 3 4 4 तो आपके पास O नेगेटिव है जो डोनर एटम का काम करेंगे, और 2 नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर हैं, वो भी किसका काम करेंगे? डोनर एटम का काम करेंगे। तो अपने पास टोटल 6 डोनर एटम होते हैं EDTA -4 के अंदर। इसको अपन हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। 4 तो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, 2 नाइट्रोजन के लॉन पेयर हैं, यानी कि टोटल इसके अंदर डोनर साइड 6 हैं। अपन इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। और जब ये कोबाल्ट +3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये आपका कोबाल्ट +3 हो गया। इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट। ये डोनर एटम है, ये डोनर है 4, ये अपने लॉन पेयर देगा इसको 5, और ये अपने लॉन पेयर इसको देगा 6, राइट। इस तरीके की आपके पास एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी, राइट। एक डोनर तो ये हो गया, दूसरा डोनर, तीसरा डोनर, चौथा डोनर, पांचवा डोनर और ये छठा डोनर। जितने भी डोनर एटम हैं सब सेंट्रल मेटल एटम को अपन इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर डोनेट करेगा, राइट। अब मैटर ये है कि बेटा इसके अंदर अब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो यहां रिंग बनेंगी। कितनी रिंग बनेंगी? नंबर ऑफ चीलेट रिंग। जो रिंग बनती है उसको क्या बोलते हैं? चीलेट रिंग। इक्वल्स टू डेंसिटी -1, राइट। अब यहां हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है EDTA -4। यहां पर 4 तो ऑक्सीजन डोनर एटम है, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो डेंसिटी कितनी होगी? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर विच इज डोनेट बाय ए लिगेंड टू CMA। एक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर डोनेट करता है, अपन उसको क्या बोल देते हैं बेटा? उसकी डेंसिटी। कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर डोनेट करता है, दान करता है, वो उसकी क्या बोली जाती है? डेंसिटी। तो अपने पास यहाँ EDTA की जो डेंसिटी है वो 6 है, तो 6 - 1 कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 5। यानी कि इस केस में टोटल
5 रिंग बनेंगी, यानी कि कोबाल्ट +3 जब EDTA4- के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसके अंदर 5 रिंग प्रेजेंट होंगी, राइट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +3। अब ये जो रिंग बनती है इनको कौन सी रिंग बोलते हैं? चिलेट रिंग। चिलेट रिंग का पता करने के लिए क्या करोगे? डेंसिटी में से एक कम कर दोगे, राइट। और डेंसिटी क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देता है वो उसकी डेंसिटी बोली जाती है। तो यहां पर 1 2 3 4 तो ये डोनेट हो रहे हैं, 2 नाइट्रोजन के लॉन पेयर के सेट है तो 6 हो जाएगी डेंसिटी। 6 - 1 कर दीजिए, आपके पास 5 आ जाएगा। टोटल 5 रिंग यहां पर फॉर्म होंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको? डेंसिटी का मीनिंग क्लियर है? जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर एक लिगेंड पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है वो उसकी क्या बोली जाती है? डेंसिटी। कितनी रिंग बनेंगी? डेंसिटी में से एक कम कर दो। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट मुद्दा देखो। अच्छा, ये जितनी ज्यादा चिलेट रिंग बनती है ना, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। नंबर ऑफ चिलेट रिंग अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। चिलेट रिंग इंक्रीज होंगी, उनका नंबर चिलेट रिंग का इंक्रीज होगा। अगर चिलेट रिंग की संख्या बढ़ेगी, उनका नंबर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। उसका रीजन क्या है? चिलेट रिंग जब बनती है ना बेटा, तो हमेशा जो ये रिंग का फॉर्मेशन होता है ना, एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। रिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर जाती है सिस्टम में से। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी आ जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसलिए कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने क्या सीखा? अगर चिलेट रिंग बनती है तो उस केस में जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। उस ड्यूरेशन में एनर्जी सिस्टम में से बाहर चली जाती है, तो सिस्टम में एनर्जी की या कॉम्प्लेक्स के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी आ जाती है, एनर्जी की कमी आ जाती है सिस्टम के अंदर, इसलिए सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी डिक्रीज होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो अपने क्या सीखा? चिलेट रिंग का फॉर्मेशन जो होता है वो क्या करता है बेटा? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। समझ में आ गई बात? अब ये चिलेट लिगेंड कौन कौन से जो चिलेट रिंग बनाएंगे उन लिगेंड को अपन क्या बोल देते हैं? चिलेट लिगेंड बोल देते हैं। जैसे बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ये लिगेंड जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? चिलेट लिगेंड होते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग बनवाते हैं। जो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब भी अपने इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर को डोनेट करते हैं रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। कितनी रिंग बनेंगी? जितनी उसकी डेंसिटी होगी उससे एक कम रिंग बनती है। क्लियर हुई बात? और ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। अब मेन मैटर अपने पास आता है बेटा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ये जो कॉम्प्लेक्स बना आपके पास, ये जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, इथाइलिन डायमीन का कॉम्प्लेक्स बनाया था हमने, किसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाया था? कोबाल्ट +3 के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया, इस कॉम्प्लेक्स की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होगी, राइट। भाई स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी कि ऑक्टाहेड्रल होगी, अष्टफलकीय होगा कि चतुष्फलकीय होगा या समतलीय वर्गाकार होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, वो बातचीत अपने को करनी है, राइट। तो अपने को उसके लिए कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अपन लिखते हैं। कोबाल्ट बताओ जरा, एटॉमिक नंबर बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक, तो अपने पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 27 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 27 का अपन क्या लिख देंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, राइट। अब अपन क्या करेंगे? 2 to 4 और 6 10, 12, 18 और 2 20 और 7 27। अब अपन इनको क्या करेंगे बेटा? शेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। किसके ऑर्डर में? शेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
फर्स्ट शेल वालों को एक साथ रखेंगे, सेकंड शेल वालों को एक साथ रखेंगे, थर्ड वालों को एक साथ रखेंगे। 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 फिर तीसरे में और भी है 3d7 4s2, राइट। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है बेटा? 4। अब अपने को बनाना क्या है बेटा? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है अपने पास? +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +3। तो +3 में जरा देखिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कम करने पड़ेंगे। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। सबसे पहले आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को हटाओगे, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटेगा, तो आपके पास बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, राइट। यही बचेगा बेटा। अरे बोलो, कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। सबसे पहले 4s वाले में से जाएंगे, फिर उसके बाद 3d वाले में से जाएंगे। तो फाइनली हमने देखा लास्ट में क्या लिखा आया बेटा? 3d6 आया। तो कोबाल्ट के लास्ट में क्या आ रहा है? 3d6। कोबाल्ट +3 के लास्ट में लिखा आया बेटा 3d6 लिखा आया था, 3d6। इसके बाद 4s खाली है, राइट। अरे 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने हटा दिए थे ना। 4s के बाद बेटा 4p, मेरे पास स्पेस कम है, 4d। लास्ट शेल कौन सा था? कोबाल्ट का लास्ट शेल 4 था, तो 4th शेल के अंदर sb मिलता है, pb होता है, db होता है। ध्यान से देखो, न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 1s होता है, दूसरे शेल में 2s और 2p होते हैं, तीसरे शेल में 3s 3p और 3d रहते हैं, 4th शेल के अंदर 4s 4p 4d और 4f रहते हैं, राइट। और हमारे कोबाल्ट का आउटर मोस्ट शेल कौन सा था बेटा? 4s था, राइट, जिसके अपन ने दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए। अपने को तो क्या बनाना था? +3। तो अपन को 3 इलेक्ट्रॉन कम करने थे, 2 4s के कम कर दिए, एक 3d7 में से कम कर दिया, 3d6 बच गया है, राइट। तो आपके पास लास्ट शेल कौन सा था? 4th शेल था, जो अब खाली हो चुका है, राइट। तो 4th शेल के अंदर sb मिलता है, pb मिलता है, 4s की बात कर रहा हूं। ये 4th शेल के अंदर sb है, pb होता है, db होता है और fb होता है। 4th नंबर के शेल के अंदर 4s 4p 4d 4f मिलता है, राइट। f की भी लिख सकते हो आप, f की मुझे अभी नीड नहीं है बाकी, लेकिन f भी मिलता है। तो मैंने क्या लिखा? 4s 4p 4d। आपको कोई ऑब्जेक्शन किसी को? अच्छा, आगे चलते हैं। अब 3d6 है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, राइट। पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, फिर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर जितना उसका ऊपर +3 था तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिए। लास्ट वाला शेल 4s था, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक 3d7 में से गया, 3d6 बच गया, 4s खाली हो गया। लेकिन 4th नंबर के शेल में s के साथ pb मिलता है, db मिलता है और f भी मिलता है, राइट। अब आप आ जाइए बेटा, हमें स्ट्रक्चर पता करनी है, कौन सी स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर पता करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ता है। स्ट्रक्चर तभी पता चलेगी जब क्या पता चल जाए आपको? हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए। जैसा आपने पढ़ा था ना 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग में, sp होता है हाइब्रिडाइजेशन तो लीनियर ज्योमेट्री हो जाती है, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, राइट। ऐसे पढ़ा होगा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ये हमने पढ़ाया था 11th क्लास के अंदर आपको केमिकल बॉन्डिंग में, राइट। ऐसे ही अपने को इसकी स्ट्रक्चर बतानी है तो पहले क्या पता करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन। उसके लिए हमने क्या किया? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर हमने देखा +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, फिर हमने शेल बना लिए, राइट। आउटर मोस्ट शेल कौन सा था? 4 था, तो 4 में sb आता है, pb आता है, db आता है।
हमने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, एक 3d7 में से हटा दिया, 3d6 बचा, वो मैंने फिल कर दिया। अब हमको EDTA की पावर, कोबाल्ट के साथ किसने कॉम्प्लेक्स बना रखा है, EDTA, राइट। EDTA जो है बेटा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आने वाले टाइम में हम लिगेंड को कैटेगराइज कर देंगे, लिगेंड को और भागों में वर्गीकृत कर देंगे, उनकी कैटेगरी बनाएंगे। लिगेंड को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पर आने वाले टाइम में मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग लिगेंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अभी आप ध्यान रखेंगे आने वाले टाइम में जब मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा तो कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन से वीक फील्ड होते हैं, ये सब डिस्कशन मैं आपसे करूंगा आने वाले टाइम में। फिलहाल इसकी स्ट्रक्चर मुझे पता करनी है तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लिगेंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। वो 2 कैटेगरी कौन सी है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरी है वीक फील्ड लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो ये जो लिगेंड होते हैं इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। अभी मैं आपको बता देता हूं EDTA एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसका मीनिंग क्या है कि सर स्ट्रॉन्ग वाला क्या कर देगा और वीक वाला क्या कर देगा। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के कांटेक्ट में आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन, EDTA एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब वो सेंट्रल मेटल आयन के कांटेक्ट में आएगा तो सेंट्रल मेटल आयन के जो डी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको वो पेयरिंग कराने के लिए बोलेगा। क्या कहेगा, डी के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी पेयरिंग कराने के लिए फोर्स करता है। तो क्या करेगा, जैसे ही EDTA एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब किसी सेंट्रल मेटल आयन के कांटेक्ट में आएगा तो वो सेंट्रल मेटल आयन के डी के इलेक्ट्रॉनों को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को फोर्स करेगा कि आप पेयर हो जाइए, आप जोड़े में आ जाइए। तो बेटा आप इसका पेयर बनाना स्टार्ट करोगे तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर दोगे, तो पेयरिंग कराने के बाद सीन ये बन जाएगा आपके पास, ये पेयर है पहले से, ये यहां आ गया तो ये भी पेयर हो गया, ये यहां आ गया ये भी पेयर हो गया, और ये 2 खाली हो गया, 1 2 3 4 5, ये वाला एक इसमें चला गया और एक इसमें आ गया, तो ये दोनों तो पेयर हो गए, तो ये दोनों खाली हो जाएंगे, राइट। ये 3d ऑर्बिटल, 4s एज इट इज रहेगा, 4p एज इट इज रहेगा, 4d भी एज इट इज रहेगा, राइट। अब क्या होगा बेटा, आपके पास EDTA आएगा। अब EDTA के पास कितने डोनर एटम है, EDTA -4 के पास 6 डोनर एटम होते हैं। EDTA -4 के पास 6 डोनर एटम होते हैं, 1 2 3 4, 4 तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, 2 नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, तो 6 डोनर एटम इसके पास अवेलेबल है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक तो इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनको ये अपने EDTA, जब इसके पास EDTA पहले तो क्या बोलेगा, जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के कांटेक्ट में आया तो उसको फोर्स किया कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा दीजिए, उनके जोड़े बनवा दीजिए। उसके बाद जितने ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे, वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेटा ये वैकेंट हो गए। और EDTA कितना डेंटेड लिगेंड है, हेक्साडेंटेड, 6 डोनर है, एक डोनर इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन देने, दूसरा डोनर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 ही डोनर है, यहीं तक काम चलेगा। तो D के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, 1 और 1 2, D के 2 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, D2sp3 इसका क्या बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। और आपने पढ़ा था sp3 D2 में ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है, सिमिलरली D2sp3 की भी ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है। कौन सी बेटा, ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है।
तो स्ट्रक्चर पता करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो कैसी ज्योमेट्री बन जाएगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। अच्छा, अगर ये EDTA की जगह यहां कोई वीक फील्ड लिगेंड होता, अगर इसकी जगह कोई वीक फील्ड लिगेंड होता तो वो इसको पेयरिंग नहीं करने देता, ये एज इट इज रहते, राइट, ये एज इट इज रहता अगर वीक फील्ड होता तो। लेकिन हमारे केस में EDTA एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने इनको पेयरिंग करने के लिए फोर्स कर दिया, राइट। अगर मान लो EDTA वीक फील्ड लिगेंड होता तो ये पेयरिंग नहीं होती, ये एज इट इज रहता। फिर कौन कौन पार्टिसिपेट करता, 1 2 3 4 5 6, एक S पार्टिसिपेट करता, 3 P पार्टिसिपेट करते, 2 D करते और हाइब्रिडाइजेशन आता sp3d2। कब, जब ये वीक फील्ड होता। तो फिलहाल की कंडीशन ऐसी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए आंसर आएगा D2sp3। अगर ये वीक फील्ड होता तो आंसर क्या आता, sp3d2। लेकिन इस केस में जरूरत नहीं है, बिकॉज EDTA इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो यहां पेयरिंग करवाएगा, ऐसे सिनेरियो बनेगा, राइट। अब अपन आ जाते हैं बेटा इसके यूजेस कि ये कॉम्प्लेक्स काम क्या आते हैं, EDTA वाले कॉम्प्लेक्स क्या काम आते हैं। Uses of EDTA -4, राइट। क्या क्या यूज है बेटा, पहला तो यूज है एस्टिमेशन ऑफ Ni+2 एंड Mg+2। अगर आपको Ni+2 और Mg+2 आयनों का एस्टिमेशन करना हो, राइट, तो आप किसको यूज में लेंगे, EDTA -4 को। EDTA -4 जो हेक्साडेंटेड लिगेंड है वो Ni+2 के साथ या Mg+2 के साथ पर्टिकुलर इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, राइट। इसलिए Ni+2 Mg+2 का अगर एस्टिमेशन करना हो तो इसको यूज में लिया जाता है, इस लिगेंड को। और रिमूवल ऑफ हार्डनेस, अगर आपको रिमूवल ऑफ हार्डनेस, अगर वाटर में से हार्डनेस को रिमूव करना हो, वाटर में से हार्डनेस को रिमूव करना हो तो भी आप किसको यूज में ले सकते हो बेटा, EDTA -4 को यूज में ले सकते हो। ये क्या करता है बेटा, कैल्शियम+2 आयन, Mg+2 आयन, उनके साथ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, राइट। थर्ड यूज, वाटर की हार्डनेस दूर करने में भी काम आता है, क्योंकि कैल्शियम+2 आयन या Mg+2 आयन होते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये। तीसरा, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस और आयन। जो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक, जहरीले जो सब्सटेंस होते हैं या कोई आयन होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो बॉडी में से उनको रिमूव करने में भी EDTA -4 को यूज में लिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आपकी बॉडी में Pb+2 चला गया, क्या चला गया बॉडी के अंदर, Pb+2, तो डॉक्टर जो होता है आपको EDTA -4 का इंजेक्शन सप्लाई करेगा बॉडी के अंदर। क्या सप्लाई करेगा बॉडी के अंदर, EDTA -4 का एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई करेगा बॉडी के अंदर। अगर आप Pb+2 आपकी बॉडी में चला गया, आप उसको वहां से रिमूव करना चाहते हो, Pb+2 एक टॉक्सिक आयन है, आपकी बॉडी में गलती से चला गया, आप इसको रिमूव करना चाहते हो, तो डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे तो वो आपको एक EDTA का कॉम्प्लेक्स देगा, CaEDTA -4, राइट। अगर यहां -2, अगर हम EDTA का या कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो देखो बेटा, x मान लोगे, EDTA पे -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 + 4, x इक्वल्स टू +2। कैल्शियम पे क्या आएगा बेटा, +2, और Pb पे भी क्या है, +2, ठीक।
आपकी बॉडी के अंदर Pb+2 आयन चला गया, एक टॉक्सिक आयन था, आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो डॉक्टर आपको क्या सप्लाई करेगा बॉडी में? CaEd2 की होल पावर -2 नाम का एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपको सप्लाई करेगा। ये इसके साथ एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा PbEdTA -2 प्लस Ca+2। ये जो आपके पास बनेगा बेटा एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। और Ca+2 आयन रिप्लेस हो जाएगा किससे बेटा? Pb+2 आयन से। तो Pb+2 आयन Ca+2 को यहां से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। तो हमने देखा EDTA -4 के यूजेस क्या है? Na+2 Mg+2 का एस्टिमेशन करना हो, या फिर आपको वाटर में से हार्डनेस को रिमूव करना हो, या बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिक आयन चला गया उसको रिमूव करना हो। क्लियर? एक कॉम्प्लेक्स स्टडी और कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा NiDMg का होल ट्वाइस। ठीक, तो इसमें बेटा आपको पहले Na का क्या पता करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो DMg की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, डायमिथाइल ऑक्सीमेट। DMg का पूरा नाम क्या है? डायमिथाइल ऑक्सीमेट। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड N OH C डबल बॉन्ड N O माइनस। और ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गई। किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? ये DMG की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है ये? DMG, जो एक बाइडेंटेड लिगेंड है और इसमें डोनर एटम दोनों नाइट्रोजन है। ध्यान रहे यहाँ डोनर एटम O नेगेटिव नहीं है। DMG के अंदर जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, राइट। तो DMG एक बाइडेंटेड लिगेंड है, उसमें दो डोनर एटम है जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर लगे हुए हैं, वही डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये जब किसी मेटल आयन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को, और उसके साथ क्या बना लेगा बेटा? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कितना मेंबर बनेगा? 1 2 3 4 5 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा बेटा? 5 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। एग्जैक्टली क्लियर? तो बताइए आप मुझे DMG के ऊपर चार्ज कितना है? DMG के ऊपर अगर हम DMG लिगेंड की बात करें, अगर हम केवल लिगेंड की बात करें तो इस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा? -1। तो अपन Na का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। X हो जाएगा, DMG पे -1 चार्ज है, लेकिन 2 DMG अपने पास है, -1 इक्वल्स टू 0, X -2 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा +2, राइट। तो यहां निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +2। क्लियर हो गया? Na का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया बेटा +2। ध्यान रहे DMG कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? DMG एक बाइडेंटेड लिगेंड है। DMG क्या है बेटा? बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें दो डोनर एटम है, कौन? नाइट्रोजन। तो बेटा आपके पास अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना करके देखें, Na+2 है, ये तो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है। Na के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, तो Na+2 हमारा सेंट्रल मेटल आयन बन गया है। CH3 डबल बॉन्ड N O माइनस OH। ये दो डोनर एटम है बेटा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ये तो एक ही DMG हुआ। अपने पास DMG कितने हैं? 2। दूसरा DMG बनाओ।
इसमें भी 2 डोनर एटम है, ये भी इसके साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कितना मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग। ये रिंग भी देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, राइट, क्लियर। अच्छा, डीएमजी कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अब एक डीएमजी में कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2। 2 में से एक कम कर दो, उतनी रिंग बनेगी। तो कितनी रिंग बनाई इसने, एक ही रिंग बनाई है, सर ना 2 रिंग है। एक पर्टिकुलर लिगेंड की बात कर रहा हूं, सिंगल पर्टिकुलर लिगेंड कितनी रिंग बना रहा है, एक। भाई डीएमजी बाइडेंटेड लिगेंड है, उसमें 2 डोनर साइट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो डेंसिटी, इस डीएमजी की डेंसिटी कितनी हो गई, 2। उसमें से एक कम कर दो तो आ जाएगा नंबर ऑफ चिलेट रिंग। कितनी चिलेट रिंग बनाएगा, एक। ऐसे ही ये वाला डीएमजी देख लो, इस डीएमजी में भी 2 डोनर हैं, यानी कि और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो डेंसिटी कितनी हो गई, 2। उसमें से एक कम कर दोगे तो रिंग का नंबर ऑफ रिंग आ जाता है। तो कितनी रिंग बनेगी, एक रिंग बनेगी, राइट। इसने भी एक रिंग बनाई, इस डीएमजी ने भी एक रिंग बनाई। अब क्या होता है बेटा, यहां पर साइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और ये काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद ये वाली जो एक नई रिंग बनी है, उसका साइज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 नई रिंग बन गई, ये 6 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड और ये 5 मेंबर्ड। इन दोनों रिंग का साइज तो 5 मेंबर्ड है, ये इसमें भी 5 एटम है रिंग के अंदर, इस रिंग में भी 5 एटम है, और इन दोनों रिंग में जिनका फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हुआ है, इन दोनों रिंग में कितने एटम हैं, 6 एटम हैं। तो टोटल रिंग तो 4 बनी, जिसमें से 2 रिंग तो 5 मेंबर्ड हैं और 2 रिंग जो है बेटा 6 मेंबर्ड हैं, राइट। टोटल कितनी रिंग बनी है, टोटल रिंग कितनी बनी है, 4। 2 रिंग तो 5 मेंबर्ड हैं और 2 रिंग 6 मेंबर्ड हैं। क्लियर हुई क्या बात इतनी, सबको क्लियर है एकदम। अच्छा, काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है भाई। एक तो देखो चिलेट बना रहा है, एक तो चिलेट रिंग बना रहा है, और उसके साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी मिल रही है, तो काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये। अब आते हैं इसका ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। उसके लिए क्या पता करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको देखनी है तो क्या पता करना पड़ेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन पता करने का। स्ट्रक्चर पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। हम निकल की बात करें तो निकल का एटॉमिक नंबर बोलो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। निकल जो आपके पास 28 नंबर पे है, सबको याद नहीं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। निकल का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 28। 28 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, राइट। 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 8 28, 28 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसके बाद बेटा इनको शेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2, राइट। अब आपको तो ni नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बेटा, Ni+2। क्या चाहिए, Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से कम कर दो। क्या बचा बेटा आपके पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8। लास्ट में क्या बचा आपके पास, 3d8, राइट। लास्ट में क्या बचा बेटा, 3d8। तो अब आप आ जाइए बेटा Ni+2 में 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3d के बाद 4s खाली पड़ा हुआ है बेटा, राइट। 4s क्या है, खाली चल रहा है, उसमें से तो अपने इलेक्ट्रॉन हटा दिए। 4th शेल में कौन कौन मिलता है, 4p भी मिलता है,
और फोर्थ शेल के अंदर 4d भी मिलता है, राइट। अब Na+2 आयन की स्ट्रक्चर है ये Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है। 3d8 है, 4s खाली है, फोर्थ शेल के अंदर p भी मिलता है वो भी खाली है, फोर्थ शेल में d मिलता है वो भी खाली है, और फोर्थ में f भी मिलता है वो भी खाली है, राइट। अब आते हैं बेटा DMG के ऊपर। तो DMG कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है। 2 डोनर एटम तो ये रहे और 2 डोनर एटम ये रहे, तो टोटल कितने हो गए? 4 डोनर एटम। एक DMG में 2 डोनर एटम है और 2 DMG है तो 4 डोनर एटम हो जाएंगे, राइट। दूसरी बात, DMG जो है बेटा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। सर हमें कैसा पता चलेगा कौन सा वीक फील्ड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है? मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक होता है। आने वाले टाइम में थोड़ा इंतजार करें। DMG एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा बताओ जरा? तो क्या करेगा? जब DMG Na+2 आयन के कांटेक्ट में आएगा, जब DMG एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये Na+2 आयन के कांटेक्ट में आएगा, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से Na+2 के 3d8 इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेगा कि तुम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो पेयरिंग करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही DMG एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो Na+2 आयन के कांटेक्ट में आएगा, तो Na+2 आयन के जो 3d8 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो अकेले इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसमें पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा सीन? एक 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होगा। ये वीक फील्ड होता तो पेयरिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फील्ड है पेयरिंग हो गई, ये इसको शिफ्ट कर देगा। अब आपके पास 3d है, उसके बाद 4s 4p और ये 4d। एक DMG में कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है। दूसरे DMG में भी 2 ही डोनर एटम है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, दूसरा DMG भी बाइडेंटेड लिगेंड। तो टोटल डोनर एटम कितने बन गए? 4। अब एक डोनर एटम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा इस ऑर्बिटल में, चौथा इस ऑर्बिटल। 1 2 3 4। अरे बोलो, DMG बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 डोनर एटम है, 2 DMG है, तो टोटल डोनर एटम कितने बन जाएंगे? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक तो D काम में आया, एक S काम में आया और 2 P या काम में आए। एक D यूज में लिया, एक S यूज में लिया, 2 P यूज में लिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या बना बेटा? DsP2। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, राइट। क्या होती है बेटा? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। क्लियर हो गई बात? DsP2 के केस में जो ज्योमेट्री बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आया, ज्योमेट्री क्या बनेगी? स्क्वायर प्लेनर बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, NiDMG का हॉल्टवाइज जो होता है इसका बेटा डीप रेड कलर होता है। इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है? डीप रेड कलर होता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है Na+2 आयन के एस्टिमेशन ऑफ Na+2 आयनों के आकलन में काम आता है। Na+2 के एस्टिमेशन में काम आता है। एस्टिमेशन को हिंदी में आकलन बोलते हैं। Na+2 के आकलन में यूज आता है। क्लियर हुई क्या इतनी बात सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर टोटल रिंग कितनी बनी है? 4। 2 तो 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 6 मेंबर्ड रिंग है। इसके अंदर एडिशनल बेनिफिट ये है कि इसके अंदर 2 बार इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हुई है। क्लियर हुआ क्या? मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूं। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर
अपने को बेटा दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, आपको इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। आप बताइए NH3 तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, NH3 कैसा लिगेंड है बेटा? मोनोडेंटेड। पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा मोनोडेंट है, कौन सा बाइडेंटेड है, कौन सा ट्राइडेंटेड है, कौन सा टेट्रा, कौन सा पेंटा और कौन सा हेक्सा डेंटेड, आपको ये पता होना चाहिए पहले से। अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है। EN इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड है भैया, CH2 CH2 NH2 NH2 इथाइलिन डायमीन कैसा लिगेंड है बेटा? बाइडेंटेड लिगेंड है। तो डोनर एटम कितने हैं? 2। तो ये कभी सेंट्रल मेटल आयन के कांटेक्ट में आएगा तो उसके साथ क्या बना लेगा? रिंग बना लेगा। जब ये CMA के कांटेक्ट में आएगा, कोबाल्ट के कांटेक्ट में जब EN आएगा तो उसके साथ क्या बना लेगा? रिंग बना लेगा। तो ये चिलेट का फॉर्मेशन करेगा। और मैंने आपको बताया था रिंग का फॉर्मेशन होता है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और उससे एनर्जी सिस्टम में से बाहर चली जाती है, इसलिए सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जिसमें चिलेट का फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ चिलेट रिंग ज्यादा होंगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और NH3 तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड जो कभी भी चिलेट रिंग नहीं बना सकता। चिलेट रिंग कौन बना सकते हैं? जो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड होते हैं, राइट। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बनेगा, इसमें नंबर ऑफ चिलेट रिंग ज्यादा बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ चिलेट रिंग बनेगी नहीं, ज्यादा कम का तो मैटर नहीं, इसमें बनेगी नहीं, इसमें बनेगी, सीधी सी गणित है, इसमें बनेगी नहीं, इसमें बनेगी। अब इसमें देखो, इसमें इथाइलिन डाइएमीन कितने बेटा? 3 है। इसमें इथाइलिन डाइएमीन कितने हैं? 2। मतलब इसमें 3 बार चिलेट रिंग बनेगी। अरे एक इथाइलिन डाइएमीन एक रिंग बना रहा है, ऐसे कितने इथाइलिन डाइएमीन है? इसमें 3, तो 3 रिंग बनेंगी, इसमें 3 चिलेट रिंग बनेंगी, इसमें 2 चिलेट रिंग बनेंगी, इसमें 1 चिलेट रिंग बनेगी, इसमें एक भी चिलेट रिंग नहीं बनेगी। नंबर ऑफ चिलेट रिंग इंक्रीज होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑर्डर ये बन जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? भैया देखो, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड थे, इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ चिलेट रिंग नहीं बना सकता। चिलेट रिंग कौन बनाते हैं? जो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड होता है, तो ये बनाएगा। चिलेट रिंग बनेगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उसमें एनर्जी बाहर जाएगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसमें कितने इथाइलिन डाइएमीन है? 3, तो 3 चिलेट रिंग बनेगी, इसमें 2 चिलेट रिंग, इसमें एक भी नहीं बनेगी, इसमें केवल अमोनिया है जो कि मोनोडेंटेड है, जो चिलेट रिंग नहीं बना सकता। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाएगा बेटा ये। अगला क्वेश्चन है कि Na+2 की इथाइलिन डाइएमीन के साथ रिएक्शन कराई। EN का मतलब क्या है? इथाइलिन डाइएमीन। Na+2 की इथाइलिन डाइएमीन के साथ रिएक्शन कराई, ये एक्सेस में दिया हुआ है, और एक कॉम्प्लेक्स बना लिया NiEN का होल थ्राइस +2। कैसे बना वो कोई मैटर नहीं है, वो कह रहा है उसने उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। ऐसे ही वो कह रहा है कि Na+2 की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, अमोनिया अधिकता में लिया और एक कॉम्प्लेक्स बन गया। आपको K1 K2 में रिलेशनशिप बताना है। इन दोनों की रिएक्शन कराने से ये बनता है, इन दोनों की रिएक्शन कराने से ये बनता है, और इनके K1 K2 आपको दिए हैं, तो आपको K1 और K2 में रिलेशनशिप बताना है। अब आप मुझे ये बताओ कि Na+2 जब EN के साथ रिएक्शन करेगा तो जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इसके अंदर चिलेट रिंग बन रही है क्या? अरे बोलो। EN है, इथाइलिन डाइएमीन जो है बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल आयन के कांटेक्ट में आएगा तो उसके साथ चिलेट रिंग बनाएगा, राइट। ये है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो चिलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस कॉम्प्लेक्स में चिलेट रिंग नहीं बनेगी, इस कॉम्प्लेक्स में चिलेट रिंग बनेगी, तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहने की कोशिश ज्यादा करेगी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। रिएक्टेंट तो बेटा K निकालना है तो कैसे करते थे आप? K इक्वल्स टू करते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, यहाँ पर चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली राइट साइड की वैल्यू ज्यादा रहेगी, है ना, कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके देखेंगे अपन, तो ये प्रोडक्ट और अपॉन रिएक्टेंट करेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, रिएक्टेंट कम रहेगा, राइट। और इस केस में क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर चिलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्योंकि अमोनिया तो क्या है बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो चिलेट रिंग नहीं बना सकता, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम है। तो डेफिनेटली इसकी कंपैरिजन में यहाँ प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होगी
यहाँ प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का जो रेशियो है, वो जो K1 वाला जो रेशियो है वो ज्यादा रहेगा किससे, K2 से। K1 ग्रेटर देन आएगा K2 से, K1 ग्रेटर देन आएगा K2 से। उसका रीजन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के चांस ज्यादा रहेंगे, इसकी स्टेबिलिटी कम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम चलेगा। तो प्रोडक्ट हम रिएक्टेंट करके देखेंगे तो K1 की वैल्यू K2 के कंपैरिजन में क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, राइट। तो बेटा इस लेक्चर को अपन फिनिश करते हैं।